प्रिवेंटिंग टॉक्सिसिटी इन रिलेशनशिप्स। अब अगर मैं बात करूं तो मनुष्य, जैसा हम सब जानते हैं, एक सामाजिक प्राणी है। हम जब जनसंचार और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे तो मुझे आज भी याद है कि हमारे एक प्रोफेसर आए और प्रोफेसर ने पहली ही क्लास में एक पहली ही बात कही, और वो बात ये थी कि अगर किसी मनुष्य को सज़ा देनी हो, अगर किसी मनुष्य को सज़ा देनी हो तो एक काम कीजिए, उसका कम्युनिकेशन बंद कर दीजिए। आप देखिए गांवों में कई बार ये सज़ा होती थी कि उसका हुक्का पानी बंद कर दो। हुक्का पानी यानी कि व्यक्ति जब रास्ते में जा रहा हो, उसे प्यास लग जाए तो कोई उसे पानी ना पिलाए, या आ जाओ गपशप करने के लिए बैठकर साथ में हुक्का पी लो। तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि जिसके लिए उसकी सज़ा उसका खाना पानी बंद करना नहीं है, बंद क्या करना है? कम्युनिकेशन। क्यों? क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता, वो रिश्ते बनाता है। और आप देखो, रिश्ते वो सिर्फ ह्यूमंस के साथ नहीं बना रहा है, यानी वो स्वयं मानव है तो केवल मानव के साथ रिश्ते नहीं बना रहा है, वो रिश्ते बना लेता है। आप देखिए जानवरों के साथ भी वो कहेगा गाय हमारी माता है ना। और उसी तरह से आप देखिए वो एक एक जानवर को इतना प्रेम करेगा कि उसके लिए आउट ऑफ द वे जाकर, कि उसके बिना उनका जी नहीं लगता। आप देखिए वो कबूतरों को दाना डालने जाएंगे, कुत्तों के रोटी की फिक्र करेंगे। यानी कुल मिलाकर एक इंसान रिलेशंस बनाता है, रिश्ते बनाता है, और ये रिश्ते उसके जीवन की डोर है। ये रिश्ते उसे जीने का सबब देते हैं। ये रिश्ते उसके हम कहें कि एक ज़िंदगी में विटामिन्स की तरह काम करते हैं। कि बाबा कहीं थोड़ा सा कोई उदास है, वो जाकर अपने एक दोस्त से मिल लेगा, खुश हो जाएगा। दिन भर का थका आ रहा आदमी है, जैसे ही घर में घुसेगा बच्चों की शक्ल देखेगा, खुश हो जाएगा, सारी थकान भूल जाएगा। एक माँ दिन भर की थकी हारी है, 4 दिन से सोई नहीं है, काम कर रही है, लेकिन जैसे ही उसका बच्चा अचानक घर आके बोलता है मम्मा भूख लगी है, मुझे तो आप ही के हाथ का खाना खाना है, वो वारी वारी जाती हुई सब कुछ भूल भाल के उसके लिए खाना बनाएगी। उसकी सारी थकान दूर हो जाएगी। बच्चा सीए में पास हो गया है, उस बच्चे से ज़्यादा माँ को खुशी होगी, और वो ऐसे उछलेगी जैसे उसने सीए किया है। एक बच्चा जब अपने स्कूल में परफॉर्म कर रहा है, बच्चा क्या मैं कह रही हूँ, भली वो 12वीं में भी आ गया हो, उस पूरी भीड़ में उसकी आंखें किसे ढूंढेगी? अपनों को, अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने बड़े पापा को, अपने चाचा को, एंड हुएवर ही लव्स एंड हुएवर इज प्रेजेंट देयर। यहाँ तक कि अगर उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं हैं और कोई दूर के रिश्ते का भी कोई मिल जाएगा ना, ही वुड से ये मेरा अंकल है, ये मेरी आंटी है, यू नो। आप कहीं भी अनजाने में जाते हो, ये रिश्ते इतनी मजबूती से हम सभी को आपस में जोड़े हुए हैं कि एक गांव का, एक सोसाइटी का या एक कॉलोनी में एक बेटी की अगर शादी होती है तो उसका पति या होने वाला पति पूरे गांव का दामाद होता है, राइट। एक बहू पूरे गांव की बहू होती है, वो सिर्फ सर पे पल्लू अपने घर में ही नहीं करेगी, वो अपने ससुराल की गलियों से भी निकलेगी तो सर में पल्लू रखेगी। अब ये रिश्ते, इस बारे में हम जितनी बातें करें करते चले जाएं, राइट। लेकिन हमारा विषय आज इसका दूसरा एक्सट्रीम पोल है। एक घड़ी का पेंडुलम होता है ना, तो ये पेंडुलम ये कह रहा है कि बाबा इन रिश्तों के बिना हम जी नहीं सकते, ये रिश्ते हमारी ऑक्सीजन है, ये रिश्ते हमारे शरीर के लिए आवश्यक विटामिन्स है। और दूसरा जो सिरा है वो कह रहा है, जो आज का हमारा टॉपिक है, कि इन रिश्तों में टॉक्सिसिटी, इन रिश्तों में जहर क्यों घुल गया है। अब जो रिश्ते जीवन की डोर है, जो रिश्ते हमें जीना सिखाते हैं, जैसे आप देखिए ना, सारे संसार जो है उसमें प्रजनन तो होता ही है ना। एक
कुत्ते का बच्चा भी संसार में आता है, गाय का बछड़ा भी आता है, एक बिल्ली का बच्चा भी आता है संसार में। लेकिन वहाँ क्या बोलते हैं, कुत्ते को बच्चा हुआ है, बिल्ली को बच्चा हुआ है। यहाँ तो जैसे ही बच्चा माँ की कोख से बाहर आया, वो बोलेगा मैं इसका चाचा हूँ, मेरा भतीजा आ गया, वो बोला मेरा दोहिता आ गया, वो बोलेगा मेरा बेटा आ गया। यू नो, सो मेनी रिलेशनशिप्स। वो बच्चा जैसे पैदा होते ही सारे वो रिलेशनशिप्स को जी लेता है, जान लेता है, और पता नहीं कितनी पीढ़ियों के फर्स्ट कज़न, सेकंड कज़न, दिस। अब ये जो इतना हमारे लिए एक कहते हैं ना जान जिगर की बात है, उसमें ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि उन रिश्तों में जहर घुल जाता है। और ना सिर्फ जहर घुल जाता है, आदमी खत्म हो जाता है। सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं खत्म होता, जब रिश्तों में जहर घुलता है तो आसपास का पूरा वातावरण जहरीला हो जाता है। आसपास की सारी ही चीजें ऐसी हो जाती है जैसे अगर वो व्यक्ति सामने रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इस सफर में हम आगे चलें, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स आप सबकी है। हम एक जगह से तो रिश्ते छोड़ आए हैं, आज इस संयमी जीवन में आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम बिना रिश्ते नहीं हैं। हम समझे, यहाँ पर भी हम बिना रिश्ते नहीं है। आप लोगों के साथ भी तो हमारा कोई रिश्ता है ना। अब हम समझें कि रिश्ता व्यक्ति अकेले नहीं बनाता, उस रिश्ते के लिए कोई ना कोई एक दूसरा सिरा भी चाहिए जिसके साथ वो डोर बांधेगा। अब एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति से रिश्ता नहीं बनाता, वो एक व्यक्ति एक समय में कई सारे व्यक्तियों से रिश्ता बना रहा है। एक व्यक्ति किसी का फादर है तो किसी का सन भी है, यानी अगर वो पिता है किसी व्यक्ति का तो वो दूसरे व्यक्ति का बेटा भी है, तो तीसरे व्यक्ति का वो पति है, किसी चौथे व्यक्ति का वो भाई है, किसी का दोस्त है, किसी का कलीग है, किसी का बॉस है, तो किसी का सबऑर्डिनेट है। वो एक ही व्यक्ति इतने सारे रिश्ते बना रहा है, एक ही व्यक्ति। अभी केंद्र में कौन है? वो व्यक्ति। हमें ये देखना होगा कि जिस जहर की हम बात कर रहे हैं, जिस टॉक्सिसिटी की हम बात कर रहे हैं, वो जेनरेट कहाँ से होती है ना। हम यहाँ पर कोई बहुत थ्योरेटिकल बातें नहीं करने वाले हैं, हम वो बातें करने वाले हैं। देखिए सामने वाले ने क्या किया उससे हमें लेना देना नहीं, उस बात पर हम बाद में आएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं हमारे रिश्तों में जहर घुला है। हम समझें, हमारे रिश्तों में जहर घुला है, और उस जहर को दूर करने के लिए और उस जहर से खुद अप्रभावित रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरों को क्या करना चाहिए, किसी को क्या करना चाहिए, हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मैं बात इस पर करूँगी कि अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके किसी रिश्ते में जहर घुला हुआ है, उस रिश्ते में कड़वाहट आ गई है, तो आप क्या कर सकते हैं? इट्स ऑब्वियस ना, आप सिर्फ खुद पर काम कर सकते हो। आपका कंट्रोल किस पर चलेगा? खुद पर ना, बाकी औरों पर तो चलने से रहा। आप खुद में बदलाव कर सकते हैं ना। तो हम समझें कि केंद्र में कौन है? हम। अब जब आप एक व्यक्ति केंद्र में हो और बाकियों से आपकी डोर जुड़ी हुई है, ठीक है ना, तो हम समझें कि हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ा हुआ है वो आपको एक अलग डायमेंशन से देख रहा है। जैसे कि आप सामने हो, अब आप मुझे देख रहे हो तो आप जो मेरा ये सामने का स्वरूप है वो देख रहे हैं। अभी कोई मेरे पीछे खड़ा है तो क्या वो मेरा ये सामने का स्वरूप देख पाएगा? नहीं। कोई मेरे साइड में खड़ा है तो वो मेरा आधा चेहरा देख पाएगा। कोई इस तरफ खड़ा है वो मेरा आधा चेहरा देख पाएगा, राइट। अब सपोज मेरे यहाँ पर कोई दाग लगा है ना, सामने वाला व्यक्ति हल्का सा देख पाएगा, लेकिन जो इस तरफ खड़ा है वो पूरी तरह से देख पाएगा। जो इस तरफ से खड़ा है वो बिल्कुल नहीं देख पाएगा, वो तो बोलेगा दाग है ही नहीं। और जो पीछे खड़ा है वो बिल्कुल ही नहीं देख पाएगा। तो हम समझें कि हमारे जो आसपास के रिश्ते हैं वो जब हमको देख रहे हैं तो सब अपनी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, सब अपने अपने एंगल से देख रहे हैं। तो जब अपने अपने एंगल से देख रहे हैं तो हमको
जज भी अपने अपने एंगल से करेंगे। लेकिन हमारी परेशानी क्या है कि हम जहाँ से देख रहे हैं, हम एक ही व्यक्ति हैं, हमारे कई रंग हैं। हम जब यहाँ से देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें किसी से शिकायत क्यों है रिश्ते में। पहली प्रॉब्लम, शिकायत क्यों है? हमें लगता है, सपोज मैं किसी का पति हूँ तो मुझे लगता है मेरी पत्नी को ऐसा ऐसा होना चाहिए। अब जब वो पत्नी वैसी वैसी नहीं होती तो हमारी सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। अब हम भूल जाते हैं कि जिस तरह मैं एक पति होने के साथ बाकी सारे रिश्ते भी निभा रही हूँ, भाई सामने वाला भी तो पत्नी होने के साथ साथ और रिश्ते भी निभा रहा है। तो सबसे पहली हमारी जो प्रॉब्लम है वो है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। हमने क्या है कि बहुत कुछ सुन रखा है, अपने आसपास की दुनिया को बहुत देख रखा है, पति पत्नी के न जाने कितने सारे लोगों को हमने देखा हुआ है। अब वो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस हमारे माइंड में लिस्टेड है, हमें पता है एक पत्नी को खाना तैयार करके रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने सुना हुआ है किसी और से। हम उस व्यक्ति से रिश्ता नहीं जोड़ रहे हैं, हम एक रिश्ते से रिश्ता जोड़ रहे हैं। हमें एक बात समझनी होगी, एक पति जब एक व्यक्ति से रिश्ता जोड़ रहा है, विवाह का बंधन कर रहा है, तो वो रिश्ता किससे जोड़ रहा है? पत्नी से। वो उस व्यक्ति से रिश्ता नहीं जोड़ रहा है। अब वो जब पत्नी से रिश्ता जोड़ रहा है तो उसके पास तो पहले से ही मेनू कार्ड है कि एक पत्नी को कैसा कैसा होना चाहिए। उसी तरह से बच्चों के साथ भी है। आपने सुना हुआ है कि एक बेटे को ऐसा अपने माँ बाप का आदर सम्मान करना चाहिए, माँ बाप की पूजा करनी चाहिए। हमने बहुत सारे व्याख्यान सुन रखे हैं माँ बाप ने। अब जहाँ ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं बच्चे वहाँ आते ही नहीं, लेकिन माँ बाप ने सुन लिया। सॉरी टू से दिस बट इट हैपन्स। ये जहाँ पर भी ये माँ बाप के महानता के गुण गाए जाते हैं ना, वहाँ पर माँ बाप जाते हैं और उन्हें लगता है वाकई हमने एक संतति को इस दुनिया में लाकर कितना महान कार्य कर दिया। मेरे बच्चे मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं समझते, अब मुझे उनको समझाना पड़ेगा कि देखो हमने कितना महान काम किया, इसलिए तुम्हें हमारी इज्जत करनी पड़ेगी। राइट? अब वहाँ पर बच्चे नहीं आ रहे, अब वो माँ बाप की अपेक्षा शुरू हो गई। ज़रा सा बच्चे ने बात सुनी नहीं और हम कहेंगे आपने तो अनादर कर दिया। अरे बाबा, आपका बच्चा ऑक्यूपाइड था, कहीं और था। आपका बच्चे के दिमाग में 100 बातें चल रही थी, उसको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना था, उसको अपने बॉस को मीटिंग करनी थी। देयर वर न्यूमरस थिंग्स गोइंग ऑन। लेकिन हमारे दिमाग में जो वो बनी हुई थी ना लिस्ट 1 2 3 4, उस पर वो बेटा बहू बेटी खरे नहीं उतरे। पति बाकी के घर के लोग आपको समझा समझा के थक गए, बाबा आपका राज है घर पे। लेकिन वो पत्नी क्या कहेगी? मुझे क्या नौकरानी समझ रखा है, मैं क्यों काम करूं? जस्ट बिकॉज शी इज नॉट बीइंग पेड अ सैलरी इन हर अकाउंट। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे कुछ गड़बड़ बोल रहे ना, बच्चे नहीं बोल रहे हैं गड़बड़। बच्चों ने नहीं कहा आपको नौकरानी, आपके घर के किसी सदस्य ने आपको नौकरानी नहीं किया। लेकिन चूंकि आपके पास वो फर्स्ट 10 डेज या निर्धारित समय पर सैलरी नहीं आती, तो आपको लगता है कि मैं तो मुफ्त में काम कर रही हूँ, मैं नौकरानी हूँ। अब आप स्वयं खुद को नौकरानी मान रहे हो, बाकी सब घर के लोग कह रहे भाई आप मालिक को। आपको यकीन दिला दिला के थक जाते हैं, लेकिन हम नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारी अपेक्षा है कि अगर मैं घर की मालकिन हूँ तो सबको मेरा हुक्म मानना चाहिए। वॉट एवर इज गोइंग ऑन इन योर हेड। पहली चीज हमारी अपेक्षाएं। अब ये एक्सपेक्टेशन और अपेक्षाएं जन्म कहाँ से लेती है? भाई हमने कारण तो जान लिया कि पहली प्रॉब्लम हमारे रिश्तों में जो जहर घोलती है वो क्या है? हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारी अपेक्षाएं। उस अपेक्षाओं में गड़बड़ क्या हुई? अब वो अपेक्षाएं जन्मी कहाँ से? समझने योग्य बात है कि वो अपेक्षाएं जन्मी कहाँ से। वो जन्मी यहाँ से कि जैसे ही आपकी ज़िंदगी में कोई भी नया रिश्ता आया, आपने अपने मानसिक स्थिति में, अपने मानस पटल पे, अपने मेंटल वर्ल्ड में एक इमेज बना ली, है ना। जैसे घर में एक बहू आने वाली है, अब ससुर ने एक इमेज बना ली कि भाई ये जो लड़की आ रही है मेरी बहू के रूप में, ये ऐसी पढ़ी लिखी है, वैसी पढ़ी लिखी है। फिर
हस्बैंड ने एक इमेज बनाई, माई कंपेनियन विल बी लाइक दिस एंड दैट एंड दिस। ननद ने एक इमेज बना ली। अब सबने एक ही व्यक्ति की अपने माइंड में एक अलग अलग इमेज बना ली, उससे उस व्यक्ति का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अब समझिए कि वो जो लड़की घर में आ रही है ना, उसने नहीं कहा मेरी इमेज ऐसी बनाओ, वो अपने घर में मस्त है। अब वो अपनी एक अलग इमेज बना रही है कि मेरी सास ऐसी होगी, मेरे ससुर ऐसे होंगे, फला फला। अब जब वो लड़की घर में आई, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एग्जाम्पल क्योंकि ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आप इजीली समझ सकते हो, है ना, कि आप कैसे अपेक्षाएं शुरू करते हो। तो जैसे ही वो घर में आई, ससुर के मेंटल इमेज और वो जो लड़की एक्चुअल में है, ये दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं करते। पति के दिमाग में जो अपने कंपेनियन की इमेज थी, वो जब 24/7 उसके साथ रहता है, क्योंकि पहले कोर्टशिप पीरियड में तो क्या है, घंटा भर साथ रहेंगे, 2 घंटा साथ रहेंगे, अब तब बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे की नज़रअंदाज भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ 24/7 साथ रह रहे हैं। तब समझ में आ रहा है कि वो इमेज और ये जो मेरी मेंटल इमेज है और जो व्यक्ति हकीकत में है, ये दोनों आपस में मैच ही नहीं कर रहे, ये दोनों मेल ही नहीं खा रहे, गड़बड़ है मामला। यही हाल घर के बाकी सब सदस्यों का होता है। अब ये अपेक्षाएं जब दोनों इमेज मैच नहीं खाई, तब हम रुकते नहीं हैं यहाँ पर, हम समझें इस बात को, तब हम रुकते नहीं हैं, तब हम ये नहीं समझ पाते कि गलती हमारी है। बाबा, वो लड़की तो जैसी है एक्चुअल में वो वैसा ही व्यवहार कर रही है, वो कहीं दूसरा व्यवहार नहीं कर रही है, एंड शी इज ट्राइंग हर बेस्ट। लेकिन ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपके मन के अंदर की उस इमेज को वैसा बनकर दिखाए। और कितने रूप धरेगी वो, कितने रूप धरेगी। और ये चीज़ सिर्फ उस बहू के साथ नहीं है, ये चीज़ सास के साथ भी है कि वो बहू ने जो मेंटल इमेज बनाई वो आपस में मैच नहीं कर रही। अब ये जो मैचिंग का चक्कर है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आपकी मेंटल इमेज और रियल व्यक्ति ये जब आपस में कोइंसाइड नहीं करते, तो आप यहाँ पर रुक कर खुद को करेक्ट नहीं करते, यहाँ आप एक और गलती करते हैं। पहली गलती तो हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग में अपेक्षाओं से एक मेंटल इमेज क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम दूसरी गलती करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जो मेरे दिमाग में बैठी हुई बहू है, या जो मेरे दिमाग में बैठी हुई पत्नी है, या जो मेरे दिमाग में बैठी हुई भाभी है, मैं उस रियल व्यक्ति को बदलकर वैसा कर दूं। लेकिन वो जैसा है मैं उसे वैसा स्वीकार नहीं कर सकती। कैसे कर सकती हूँ? ऐसे कैसे चलेगा? इसको तो हमारे घर के रिवाज सिखाने पड़ेंगे ना, इसको तो हमें चेंज करके वैसा बनाना पड़ेगा ना, जैसी एक बहू को होना चाहिए, राइट? अब आप क्या करते हैं, उसका वो जो वास्तविक स्वरूप है, यानी वो जो रियलिटी में व्यक्ति है, उसको आप अस्वीकार करना शुरू कर देते हो, यानी आप उसे एक्सेप्ट ही नहीं करते एज इज। ये हुई हमारी दूसरी गलती। अब जब हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तीसरे स्टेप की ओर बढ़े। फिर हम इन सब के सॉल्यूशंस भी ढूंढेंगे, सॉल्यूशंस भी बात करेंगे हम ऐसे टाइम में क्या कर रहे हैं, भाई बहू अगर कोई बात कह भी रही है, वो व्यक्ति अगर कोई बात कह भी रहा है, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसकी बात सुनेंगे भी नहीं। उसके भीतर क्या भावना थी हम उसको नहीं सुनेंगे। तो पहला हमने क्या किया, एक्सपेक्टेशंस रखी। जब वो एक्सपेक्टेशंस या अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई, तो हमने दूसरी गलती की। हमने क्या किया, उस व्यक्ति को अस्वीकार किया, यानी एक्सेप्ट ही नहीं किया। और अब तीसरी, अब हम एक और स्टेप और आगे चले गए। अब क्या हुआ, हमें लगता है कि अगर हमने उस व्यक्ति को स्वीकार किया तो इसका मतलब क्या हम गलत हैं। आप समझिए हम कैसे गलतियां अपने जीवन में, कैसे वो जहर बूंद बूंद घोलते चले जाते हैं। अब तीसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे कि बाबा हम तुम्हें बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रहे। क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा खुद का कॉन्शियस, हमारे खुद के भीतर का वो जो व्यक्ति है, वो हमसे प्रश्न पूछ रहा है,
ये सही कह रही है, इसका मतलब क्या मैं गलत हूँ? नहीं, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो ऐसा होना ही चाहिए, बहू को तो ऐसा होना ही चाहिए। अरे हमने ऐसा आज तक देखा है, हम ऐसा करते आए हैं। ये मैं सिर्फ एक रिश्ते का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन ये हम हर रिश्ते में करते हैं। ये हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, ये हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं, ये हम अपने स्पाउस के साथ करते हैं, हम अपने एल्डर्स के साथ करते हैं। अब तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? जब हम सामने वाले को अस्वीकार कर रहे हैं तो हम तीसरे स्टेप में एक गलती करते हैं, और वो गलती है कि हम खुद को प्रमाणित करने का प्रयास करने लग जाते हैं। हम उसकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं? तुम मेरी बात सुनो। और खुद को सही प्रमाणित करने के चक्कर में हम वो बिल्कुल घोड़े की तरह एक ही दिशा में चलते हैं। हम आसपास की चीज़ें देखना ही नहीं चाहते, हम सुनना और समझना ही नहीं चाहते। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक्चुअल में घटना क्या है, बात क्या है, सामने वाले का मंतव्य क्या है, सामने वाला क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, हम ज़रा भी ध्यान नहीं देते उस तरफ, और हम उस चीज़ में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब हम खुद को प्रमाणित करने का प्रयास उस एक कहते हैं ना अंधी दौड़ में लग जाते हैं, तब हम अपने आसपास के उन सारे रिश्तों को, जैसे कहते हैं ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। हमारे लिए क्या एग्जिस्ट कर रहा है? हम स्वयं, हमारी ज़िंदगी। और जब हम खुद की बात करते हैं तब हम उस प्रमाणित करने के प्रयास में सही गलत, अच्छा बुरा सब भेद भूल जाते हैं। और ये कहते हैं ना, एक घटना, एक इंस्टेंट, ये बूंद 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 करते करते हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रिश्तों को सही करने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। होता है कि नहीं ऐसा? ऐसा ही होता है ना हमारी ज़िंदगी में। अब जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना, एक सेकंड के लिए आपकी ज़िंदगी का जो भी टॉक्सिक रिश्ता है या ऐसा रिश्ता है जो आपको लगता है ना उस रिश्ते में आपके बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, या उस रिश्ते में बहुत दूरियां हैं, उस रिश्ते में बहुत तनातनी है, एक सेकंड के लिए उस रिश्ते को ज़रा सी देर के लिए अपने माइंड पर लाकर देखिए, बात कहाँ से शुरू हुई थी। और आप देखेंगे आपको सबसे ज़्यादा शिकायत उसी व्यक्ति से होगी जिससे एक ज़माने में आप बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उसी रिश्ते में सबसे ज़्यादा कड़वाहट होगी जिससे आप एक समय में, वो कहते हैं ना, दिल जिगर जान जिगर का टुकड़ा था, उसके बिना वो कहते हैं ना दांत कटी रोटी थी, वो वाले रिश्ते पर ही आप सबसे ज़्यादा आज कड़वाहट होगी। क्यों? क्योंकि पड़ोसी से अपेक्षाएं थोड़ी होती है, पड़ोसी से एक्सपेक्टेशन थोड़ी होती है। एक्सपेक्टेशन तो अपने उस सबसे लाडले, सबसे करीबी व्यक्ति से ही होती है। भाई, आज आपके पड़ोसी के बेटे ने आपको अपनी कोई सीक्रेट नहीं बताई, या चलो आज उसकी सैलरी आई और उसने आकर आपको नहीं बताया, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन बेटे की सैलरी आई और बेटे ने नहीं बताया, अब शिकायत होगी। शिकायत ही नहीं होगी, शिकायत से आगे वो अस्वीकार भाव, फिर अस्वीकार भाव के बाद तीसरा स्टेप कि तेरे को मुझे बताना चाहिए, आखिर मैं तेरी माँ हूँ, एंड यू नो वो डायलॉग्स की लंबी लिस्ट। स्वयं को अच्छा प्रमाणित करना, स्वयं को सही प्रमाणित करना, और उसमें आप भूल ही गए कि वो बेचारा बेटा क्यों नहीं उसने आपको बताई थी, रीज़न क्या था। उसको तो हमने क्लैरिफिकेशन का कोई मौका ही नहीं दिया, लेकिन आपके मन में, क्योंकि आपने सपने बुन रखे थे, मेरे बेटे की पहली सैलरी आएगी, मैं उसमें पहले ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, फिर उसको ये दूंगी, फिर मैं अपने माँ को ये गिफ्ट दिलवाऊंगी, उनको बोलूँगी आपके दोहिते की पहली सैलरी है, एंड वो आपकी वो जो लिस्ट थी ना लंबी, रेडी थी, और बेटे ने बताया ही नहीं, आपने उसे पूछा ही नहीं। और जब किसी दिन आपका गुस्सा ठंडा होगा और आप पूछोगे तो पता चलेगा कि बेटे ने शायद अपने भीतर ही भीतर कोई प्रत्याख्यान, पचकान, संकल्प, डिटर्मिनेशन ले रखा था कि जिस दिन मेरी पहली सैलरी आएगी मैं फला अनाथ आश्रम में डोनेट करूँगा। आपने पूछा ही नहीं, आप भी नाराज़ हो गए, वो भी नाराज़ हो गया, उस रिश्ते में वो जहर की पहली बूंद पड़ गई। लेकिन अब क्या हुआ, ये आपने बाद में भले ही सॉरी बोल दिया, लेकिन एक बार वो रिश्ते में, वो कहते हैं ना दूध में एक नींबू की बूंद तो पड़ी गई बाबा,
और आपने इसका वापस इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया कि मैंने क्यों रिएक्ट किया, ये आपके आदत में समा गया। अब फिर कोई ऐसी बात होगी आप तुरंत रिएक्ट करोगे। 4-5 ऐसे इंसिडेंट्स होंगे और बेटा बोलेगा मम्मी आप तो हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करते हो, मेरी बात तो सुनते ही नहीं हो, और ये दूरियां बनती चली। इसीलिए मैं आपको कोई बात नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो ऐसे ही रिएक्ट करोगे। आप अपने हर रिश्ते को चेक कर लीजिए, जो जो आज कड़वा है, कि वो कड़वा किस कारण से, आपकी तरफ से उसमें क्या गड़बड़ हुई, आपकी तरफ से कहाँ चूक हुई। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारी चूक कभी नहीं याद आएगी, हमें तो सामने वाले की याद आएगी ना चूक। हम आईना थोड़ी लेकर घूमते हैं। सेल्फी का ज़माना अब आया है, लेकिन वो सेल्फी सिर्फ अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ खींचकर पोस्ट करने के लिए, अपना वो चेहरा देखने के लिए नहीं है। ये सेल्फी मोड आपका वो गुस्से वाला, आपका वो रिएक्शन वाला, आपका वो इम्पल्सिव रिएक्शन वाला चेहरा देखने के लिए नहीं है, आपको वो आईना दिखाने के लिए नहीं है। वो सेल्फी मोड तो आपका सो कॉल्ड, वो कहते हैं ना, फिल्टर डाल के चेहरा दिखाने वाला है बाबा, और आप उतना ही देखते हो। आप अपने आप को हमेशा फिल्टर डाल के ही देखते हो, बिना फिल्टर के नहीं देखते। ज़रा सा बिना फिल्टर के देखने लगो, तब पता चले कि हमारे चेहरे के कितने अलग अलग रंग हैं, हमने क्या क्या चूक की। और जब तक हम इस चूक को समझेंगे नहीं, ये कड़वाहट बढ़ती चली जाएगी। और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण अगर आप देखोगे ना, सब जगह पर जाके आप उसको ईगो कहो, आप उसको गुस्सा कहो, आप उसको इरिटेशन कहो, आप उसे लालच कहो, लेकिन अगर मैं उन सबको आपको बोलूं कि चेक करो, तो आपको पता चलेगा कि कुल मिलाकर आपके जो पीछे, इन सारी चीज़ों के पीछे, भाई गुस्सा क्यों आया, क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई। ईगो क्यों आया, क्योंकि आप स्वीकार करने को तैयार ही नहीं किसी और को अपने सिवाय। तो कुल मिला के आपके रीज़न ये 3 ही आएंगे सब जगह पर। पहला रीज़न आएगा आपकी अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। दूसरा रीज़न आएगा अस्वीकार यानी अनएक्सेप्टेंस, और तीसरा खुद को सही प्रमाणित करना। अब हम चले कि इस टॉक्सिसिटी को रिमूव कैसे करना। तो टॉक्सिसिटी को रिमूव, जब कारण पता चल गया, तो अब टॉक्सिसिटी को रिमूव भी हम जैसे स्टेप चले थे ना 1 2 3, तो अब तीसरे से वापस नीचे आएंगे। पहली चीज़ क्या, कि आप जब भी ऐसी कोई बात हो और आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति भी तो कुछ बोल रहा है, उसका भी तो उसमें कोई, उस रिश्ते में वो भी एग्जिस्ट करता है, सिर्फ मैं नहीं हूँ। मेरा जो रिश्ता उस व्यक्ति के साथ है, हम दोनों बराबरी के साझेदार हैं ना, 50-50 है ना, पार्टनरशिप बराबर की है ना। तो अगर मैंने बोलने और सोचने की अधिकार लिया है, तो मैं सामने वाले को भी तो बोलने और सोचने का अधिकार दूं। जिस तरह मुझे अपनी दृष्टि से देखने का लिबर्टी है ना, भाई मेरी लिबर्टी है ना कि मैं आपको किस रूप में देखूं, मेरी लिबर्टी है ना, मेरा अधिकार है ना कि भाई मेरी मर्जी आएगी जैसे मैं देखूंगी। वैसे ही उस सामने वाले को भी तो वो अधिकार दो कि वो भी अपनी मर्जी से इस घटना को, इस व्यक्ति को, इस दुनिया को देख सके। 50-50 की साझेदारी है, भूलो मत। 90-10 की साझेदारी नहीं है। वो तो आपके 1 महीने के बच्चे के साथ भी नहीं हो सकती, उसको भी भूख लगेगी तो ही दूध पिएगा। तो हर रिश्ते में 50-50 की साझेदारी है। तो तीसरा जो हमारा पॉइंट था, उसका सॉल्यूशन क्या, कि बाबा जब भी ऐसा मौका आएगा, अपने आप के साथ संकल्प करो, ये नियमावली लिख लो कि मैं क्या करूँगी, कि सबसे पहले मैं सामने वाले को भी बोलने का मौका दूंगी, सामने वाले की सोच क्या है वो भी जानूंगी, उसको भी लिबर्टी है। क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में साझेदारी, पार्टनरशिप दोनों लोगों की बराबर की है, किसी की 60 और किसी की 40 नहीं है। क्लियर हुई ना बात? अब जब आप सामने वाले को सुनोगे, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही रख लिया था। जब आपने ये स्टेप क्लियर कर लिया, तो अब एक और स्टेप लेंगे जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम थी, नो एक्सेप्टेंस। तो वहाँ पर हम समझें कि बाबा जब 50% हमने इसकी साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है इस पर्टिकुलर रिश्ते में, वो रिश्ता कोई भी हो सकता है, दोस्ती का, पति पत्नी का, माँ बेटे का, बिजनेस पार्टनर्स का, कलीग्स का, कोई भी रिश्ता हो सकता है।
उस रिश्ते के नाम की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी हर रिलेशनशिप में हो जाती है। जहर हर रिश्ते में घुल सकता है, कड़वाहट हर रिश्ते में हो सकती है। तो उसमें जो साझेदारी हुई है उस व्यक्ति की, तो अब हम दूसरे स्टेप पर चले। हमारी दूसरी समस्या क्या थी कि हम सामने वाले को स्वीकार ही नहीं करते, हम अपने ही दुनिया में रह रहे हैं। तो अब इस दूसरे पॉइंट का सॉल्यूशन क्या कि बाबा तुम जो हो जैसे हो, मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करता हूँ। अब एक बात बताइए, बच्चे किसी फैक्ट्री में तो पैदा नहीं होते ना, कि आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ये बाबा लड़का 6 फुट का होना चाहिए, लड़की 5 फुट 9 इंच की होनी चाहिए, या 5 फुट 6 इंच की होनी चाहिए, रंग गोरा, इतनी मोटी, इतनी पतली, इस लेवल पे बात करने वाली, इस टोन पे बात करने वाली, इंजीनियर, डॉक्टर, नहीं ना। बच्चे ह्यूमन है, जीवित प्राणी है। हर जीव अपनी योग्यता स्वयं में रखता है, हर जीव के पास संपूर्ण योग्यता है। तो वो जैसा है, उसकी जो योग्यता है, मैं उसे वैसा ही स्वीकार करूं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने बच्चे को अपना बच्चा नहीं स्वीकार करते। तू मेरा बेटा तभी कहलाएगा जब तू सीए बन के दिखाएगा। कई पेरेंट्स है ना, भाई सीए का बेटा तो सीए ही बनना चाहिए, सीए का बेटा सिंगर कैसे बन सकता है, एक बिजनेसमैन का बेटा डॉक्टर कैसे बन सकता है। हम आज तक किसी की गुलामी नहीं करते, हमारी पीढ़ियों में किसी ने गुलामी नहीं की, तू गुलामी कैसे करेगा। मतलब हम डिसाइड करेंगे कि बच्चे को सर्दी कब लगती है, स्वेटर पहन के जा। अरे भाई, तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर और उसकी बॉडी का टेम्परेचर अलग है। तुम्हें करेले पसंद है, उसको करेले नहीं पसंद है बाबा, राइट। तो इस चॉइस का सम्मान करो। हाँ, एक उम्र तक, एक पर्टिकुलर एज तक आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसे इस दुनिया को वाकिफ करवाने में, इस दुनिया से कहते हैं ना इंट्रोड्यूस करवाने में उसकी मदद करो। अरे उसे लाल कलर नहीं पसंद है, भले ही उसके ऊपर कितना भी सुंदर लगता हो, लेकिन उसे नहीं पसंद है लाल कलर। भले ही वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती हो उस लाल कलर में, लेकिन उसे पर्सनली लाल कलर नहीं पसंद है। रिस्पेक्ट करो ना, एक्सेप्ट करो ना। वो सामने वाला व्यक्ति, जिस रिश्ते की कड़वाहट की हम बात करें, अरे बाबा उसकी जैसी आदत है, जैसी वर्किंग स्टाइल है, जैसी सोच है, उसे एज इज एक्सेप्ट करो। मैं एक किस्सा शेयर करती हूँ। ये बात शायद होगी 15 साल पहले की। तब मेरी एक कॉलेज में जॉब थी, आई वॉज अ लेक्चरर ओवर देयर। तो उसका जो सेक्रेटरी था उस कॉलेज का, ही वॉज़ अ यंग गाय, मतलब मुझसे उम्र का कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं था। मस्ट बी लाइक 5-6 ईयर्स बड़े होंगे मुझसे, या समझ लीजिए 10 साल बड़े होंगे, बट नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। हम लोगों की फ्रीक्वेंसी बड़ी मैच खाती थी, मैं भी बहुत नए आइडियाज़ देती थी, वो भी, एंड हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, कॉलेज को हमने बहुत फैलाया एंड ऑल दिस थिंग। लेकिन उस बंदे की एक बड़ी परेशानी थी। प्रॉब्लम ये थी कि चूँकि बिजनेसमैन व्यक्ति था, तो उसकी बोली में एक अजीब तरह की, हम जो बात करें, आज के बच्चे शायद उसे ईगो कह दें या एटीट्यूड कह दें। अपन अगर देसी भाषा में बात करें तो हम कहते हैं बड़ी हेकड़ी से बात करता था, राइट। तो वो जब बात करते थे ना, तो भले ही उनका इंटेंशन ना हो, लेकिन वो ऐसे ही बात करते थे। ये क्या लगा रखा है, ये क्यों ऐसे कर रखा है। 2-4 बार तो बड़ा इंसल्टिंग लगा। नहीं यार, ये क्या बात है, इतना मतलब ऐसे कैसे बात करते हैं, हम कोई पियोन है क्या। 2-3 बार देखा तब समझ में आ गया, बाबा इसके तो बात करने का स्टाइल ही ऐसा है। वो दिन और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं रही, और मैंने उनके साथ खूब काम किया। मुझे बाकी टीचर्स बोलती थी, आप इनके साथ कैसे काम कर लेते हो, ये तो आदमी को आदमी नहीं समझते, ये तो इज्जत ही नहीं देखते। मैंने कहा बेटा, जैसे तुम्हारी बात करने की, इतना मीठा मीठा बोल के बात करने की आदत है ना, उसकी ऐसे करने की आदत है। अच्छा, आप उस व्यक्ति के पास जाओगे ना, तो वो बोलेगा ये इतना मीठा बोल रहा है ना, ये इतनी चापलूसी कर रहा है ना, ज़रूर दाल में कुछ काला। इतना मीठा तो आदमी तभी बोलता है जब उसे धोखा देना होता है। अभी देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, सभी ने अपने अपने नज़रिए से दुनिया देखी है। तो सेकंड पॉइंट याद रहेगा ना, क्या कि जो जैसा है
उसे मैं वैसा ही स्वीकार करती हूँ। अब ये एक बच्चा है ना, आप यंगस्टर्स को देखिए, एक बच्चा, एक लड़की या लड़का ऐसा होगा या बहू बेटा जो परफेक्ट है, उसको जहाँ पर पेन रखा है वो वहीं पर पेन रखेगा। उसको आंख बंद करके भी पूछ लो कि बाबा फला फला वाली चीज़ कहाँ रखी है, वो बंद आंखों से बता देगी। उस अलमारी के सेकंड ड्रॉयर में लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पाइल के पीछे वो चीज़ रखी है ना। लेकिन वही दूसरी लड़की है, वो बोलेगी यार कोई होटल में थोड़ी रहती हूँ मैं, जहाँ हर चीज़ इतनी हर जगह करीने पे रखी होनी चाहिए। घर थोड़ा बिखरा बिखरा होता है ना, तो मुझे थोड़ा लाइवली लगता है, यू नो, आई फील लाइवली। मुझे ऐसा लगता है घर है, इसमें लोग रहते हैं, इधर उधर चीज़ें बिखरती। अरे मैं चलूँ और दो चीज़ें पाँव में आए तो मुझे लगता है हाँ मेरे इस घर में 4-5 लोग रहते हैं। अगर मैं अकेली रहूँ और ऐसे रहूँ तो ऐसा लगता है मैं होटल में रह रही हूँ। मेरे को इतना साफ सफाई नहीं पसंद है। अब दोनों लोगों का एटीट्यूड, सोचने का तरीका अलग है। एक्सेप्ट कर लो ना बाबा, क्यों बदलना चाहते हो। ये किस्सा मैंने पहले भी कई जगह शेयर किया है। मुझे एक ही फैमिली के ये 2 कज़न्स हमारे पास आई, तो ऐसे ही अब एक कज़न जो है वो थोड़ी प्लम्पी सी है, यू नो, वो लड़की थोड़ी प्लम्पी सी है, हम कह सकते हैं गोलू मोलू, बहुत ज़्यादा नहीं बट गोलू मोलू। जो दूसरी है उसकी कज़न वो एकदम पतली है। तो ऐसे ही हम बात कर रहे थे तो वो बोले महाराज साहब हमारे रिश्तेदार ना बड़े मज़ेदार पीस है। मुझे देखते ही कहते इसको थोड़ी डाइटिंग कराओ, कितनी मोटी है, इसको थोड़ा कम खिलाओ। और मेरी इस बहन को देखकर कहते इसको थोड़ा खिलाओ। महाराज साहब एक मशीन होनी चाहिए जिसमें हमको डालो और वो अपना मनपसंद साइज़ बाहर निकाल लो। अब ऐसा कोई होता है, इसलिए मैं तो मज़े से खाती पीती हूँ। अभी बता, बट दिस इज ऑल व्हाट वी डू इन आवर रिलेशनशिप। अरे बाबा कोई मोटा है तो उसे मोटा स्वीकार कर लो ना, कोई पतला है उसे पतला स्वीकार कर लो ना, कोई ठिगना है, कोई गोरा है, कोई जोर से बोलता है, कोई धीमे से बोलता है, कोई सॉफ्ट स्पोकन है, कोई बहुत धार फाड़ बोलता है, कोई खिलखिला के हंसता है, कोई मुस्कुरा के रह जाता है। कोई मशीन थोड़ी है जिसमें हम अपने सारे रिश्तों को निकालेंगे, राइट। तो सेकंड स्टेप क्या, जो जैसा है उसे मैं वैसा ही स्वीकार करता हूँ। अब आई पहली, सबसे पहला हमारा पॉइंट, समय होने वाला है और मैं अपने लास्ट पॉइंट पर आ रही हूँ। पहला पॉइंट वो क्या, एक्सपेक्टेशन। अब ये एक्सपेक्टेशन कब हुई, जब हमने किसी को एज ए स्वीकार नहीं किया, राइट। अब ये एक्सपेक्टेशन होती क्यों है, आती क्यों है, क्योंकि हम पूरे नहीं हैं। हमें लगता है हमें किसी से कोई ना कोई, आज की भाषा में, आज के यंगस्टर्स की भाषा में कहूँ तो वैलिडेशन चाहिए, बट एक्चुअली वैलिडेशन नहीं चाहिए, हमें अप्रूवल चाहिए, राइट। प्रॉब्लम क्या हुई रिश्ते में, जो उस डोर की सबसे कह सकते हो नींव थी, वो था प्रेम। हमने प्रेम को जोड़ दिया पसंद से। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, लव एंड लाइक। आप किसी से प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, लेकिन ज़रूरी थोड़ी कि उसकी हर चीज़ आपको पसंद आए, ज़रूरी नहीं है ना। आई जस्ट लव यू अनकंडीशनली, मैं तुमसे निशर्त प्रेम करती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल पसंद आए, ज़रूरी नहीं कि मुझे तुम्हारी सोच पसंद आए। लेकिन हम गड़बड़ कर जाते हैं। हमें लगता है कि जिसको हम प्यार करते हैं, हम अगर किसी को हल्का सा भी ना पसंद करते हैं, हम उससे प्यार करना छोड़ देते हैं। भाई ये बहू ऐसे कपड़े पहनती है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। अरे नहीं पसंद है वो बात अलग है, उसे प्यार करना क्यों छोड़ दिया। आपके बेटे ने प्रोफेशन अपनी मर्जी से चूज नहीं किया, लेकिन आप देखो एक लड़का है ना, उसको अपनी कलीग इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, वो बिल्कुल लड़कों की तरह बात करती है, उसने आज तक किसी लड़की को ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। ओके बाबा, ठीक है ना, आप उसे पसंद ना करो, पसंद करने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन उसमें प्रेम क्यों सूख गया, प्रेम में कंडीशनिंग क्यों आ गई। देखो आप माँ कैसे बच्चे से कहती है, अगर तूने ये काम नहीं किया ना मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तू मेरा अच्छा वाला बेटा है ना। अब बच्चे को समझ आ जाता है कि अच्छा वाला बेटा तभी हो सकता हूँ जब मैं मम्मी के हिसाब से चलूँ।
तो फिर वो भी कंडीशनिंग करेगा, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। आप मेरी अच्छी वाली मम्मी हो ना, अगर आपने मुझे ये नहीं दिलाया तो आप मेरी अच्छी वाली मम्मी नहीं। ये बीज किसने बोया? हमने। तो हम समझें, पसंद होना नहीं होना इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप किसी को पसंद नहीं करते हो, इट्स फाइन, लेकिन प्रेम ना छूटे, प्रेम ना मिस, निशर्त प्रेम जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। और आप देखो, अगर आपके भीतर प्रेम भरा हुआ है तो आप दूसरे को सिर्फ प्रेम दे सकते हो। और जब आप दूसरे को प्रेम ही दोगे तो सामने वाले के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो आपको प्रेम नहीं करेगा। और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मुझे बहुत सारी चीज़ें अपने परिवार के बहुत सारे सदस्यों की नहीं पसंद थी। मुझे उनका सोच का तरीका या उनका अपने ज़िंदगी जीने का अंदाज़ नहीं पसंद था। वो क्यों डरते हैं समाज से, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन दैट वाज माय लाइकिंग। आई कैन लाइक और डिसलाइक, बट आई कांट से दैट आई कैन लव एंड हेट। नो, आई जस्ट लव अनकंडीशनली। अब एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आप सब लोग इतने समझदार तो हो कि गहनों की दुकान में जाकर ये नहीं बोलोगे कि मेट्रो के जूते दिखाइए, एडिडास के जूते दिखाइए, करोगे क्या? नहीं ना। सब लोग समझदार प्राणी हो ना। जूतों की दुकान में जूते खरीदने जाओगे, ज्वेलरी की दुकान में गहने खरीदने ज्वेलरी खरीदने जाओगे, कपड़ों की दुकान में कपड़े खरीदने जाओगे, मोबाइल की दुकान में मोबाइल खरीदने जाओगे, राइट? तो भैया, अगर आपके पास सिर्फ प्रेम ही होगा तो कोई आकर आपसे माथा भिड़ाएगा क्या कि मैं तुझसे नफरत करता हूँ? मेरे पास प्रेम है तो मैं प्रेम ही तो दूंगी। अंडरस्टैंड? आपके पास जूते हैं तो आप जूते ही तो बेचोगे, आपके पास गहने तो आप गहने ही तो बेचोगे, आपकी दुकान में कपड़े हैं तो आप कपड़े ही बेचोगे। और सामने वाला आकर इतना बेवकूफ़ नहीं है। अगर आपके भीतर अनकंडीशनल लव है, कम वॉट एवर मे बी, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, आपको 100 गालियां भी देता हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता हो, लेकिन अगर आपके भीतर प्रेम भरा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम प्रसारित करोगे। एंड अगर आप सिर्फ प्रेम प्रसारित करोगे तो एक बात बताओ, 1 लीटर पानी में आपने मुट्ठी भर नमक डाल दिया, अगर कोई नमक का पानी लेकर आया आपके पास तो आप क्या करोगे? आप इतनी चीनी डाल दोगे उसमें कि अपने आप ही पानी मीठा हो जाएगा, या पानी बढ़ा लोगे, या बैठकर रोते रहोगे। आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है। और मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, आज मैं कहीं पर भी गई हूँ, अनजान व्यक्ति भी आकर मुझे बोलता है मुझे आपसे बहुत प्रेम है, और मैं उनसे कहती हूँ हाँ बाबा, मुझे पता है, मेरे गुरु ने मेरे भीतर इतना प्रेम भरा है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि तुम मुझे प्रेम ना करो। एंड दिस हैज़ हैपेंड राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। हाँ, एक समय ऐसा था व्हेन आई वॉज वेरी एग्रेसिव, हार्डली पीपल कुड सी मी लाफिंग और स्माइलिंग। जब मुझे बात समझ में आई कि प्रॉब्लम दूसरों में नहीं है, प्रॉब्लम मुझ में है, मेरे भीतर शिकायत है, मेरे भीतर नफरत है, मेरे भीतर कंडीशंस है, इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं करते। वो जिस दिन छोड़ी, इतने लोग मदद करने वाले मिल जाते जो मुझे जानते भी नहीं, इतने लोग मुझे प्यार करने वाले मिल गए जिनको मैं जानती भी नहीं। एंड यू नो, मतलब हमारे बर्थडे पर, दीक्षा दिवस पर मैसेजेस आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन कॉल्स, एंड इट इज़ लाइक फ्लडेड। एंड इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, इतने सरल, इतने इनोसेंट, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, वो सिर्फ इतना ही बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चे, 1 साल के, 2 साल के, वी लव यू मारसा। आप देखो, बच्चों को आपको ले जाना पड़ता है, लेकिन ये मेरा अनुभव है कि मेरे पास जो भी बच्चा है ना, दे विल कम, यू नो, हाथ फैलाते हुए आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ हमें जज नहीं किया जाएगा। अब मैं और किसी भी और भाषा में नहीं कहूँगी। हमने वो कहते हैं ना, रेड लाइट पर, हमारी ट्रैफिक लाइट पर रुक जाती है गाड़ी, जब रेड ट्रैफिक लाइट होती है और ग्रीन पर चलती है, तो 3 चीज़ें आप अपने ज़िंदगी में आज यहाँ से लेकर जाइए। आंख बंद कीजिए अपने लिए कि हमें 3 काम क्या नहीं करने, कहाँ पर हमें अपनी गाड़ी रोकनी है, और 3 वो चीज़ें लेकर जाइए कि जो हमें आज से अपने अंदर शुरू करनी है। मैं आपको
अपने अनुभव से गारंटी करके कह सकती हूँ। आप चाहे एक्सपेरिमेंट कीजिए, मेरी बातों को ऐसे ही मत ले लीजिएगा कि मैंने क्या व्याख्यान दिया, क्या प्रवचन दिया, वो सब नहीं चाहिए हमें। हमें अप्रिसिएशन उस तरह से नहीं चाहिए। हाँ, आपकी ज़िंदगी में हफ्ते भर बाद भी आपको लगे कि इस व्यक्ति के प्रति मेरी नफ़रत थी, लेकिन आज से मैंने उससे प्रेम करना शुरू किया। बोल कर करो। जिसके प्रति नफ़रत है ना, जिसके प्रति आपको कहीं कुछ लग रहा है, बोल कर बोलो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरी आज तक की सारी गलतियों के लिए खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। तुम जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ। आज से तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। और आप एक सप्ताह के अंदर, ज़्यादा लंबा समय भी नहीं, आप एक सप्ताह के अंदर आप बदलाव देखोगे। लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स के प्रति या सुनकर यहाँ से छोड़ के मत चले जाना। ये कमेंट्स के लिए नहीं है, ये वाकई एक कहते हैं ना, जीवन बदल सकता है। और आप देखिए आपको प्रेम कहाँ कहाँ से मिलेगा। ये सृष्टि आपके हिस्से का प्रेम आप तक पहुँचाएगी ही। हो सकता है सगे भाई के साथ बात इतनी बिगड़ गई हो कि उसका भी ईगो आड़े आ रहा हो, वो आज आकर आपसे माफ़ी ना मांगे, लेकिन अगर आपने अपने भीतर भाई के प्रति उस प्रेम को जागृत कर लिया, ये सृष्टि आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति लाएगी जो आपको एक भाई की तरह प्रेम करेगा। लेकिन तब नकारिएगा मत। एक दिन वो जो भाई जिसके प्रति आपके मन में जहर है, कड़वाहट है, वो भी उसी प्रेमपूर्ण व्यवहार से आएगा। पुनश्च आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हो।